हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस चैप्टर 3 हीट। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि हीट है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। You know that woolen cloths are made up of animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton cloths when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answer to some of these questions. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं ये एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं, और इसकी वजह से कि ये जो कॉटन क्लॉथ की तरह ये जो फाइबर्स होते हैं बहुत ही अलग होते हैं। और ये जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं ये हम लोग विंटर में पहनते हैं ताकि ये जो ठंडी है बाहर की वो हमें ना लग जाए। वूलन क्लॉथ हम लोगों को क्या गर्म रखते हैं, और हम लोग क्या लाइट कलर को पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो व्हेन क्लोथ इट इज़ हॉट, यानी कि जब जो कपड़े होते हैं जो वूलन होते हैं तो हम लोग क्या उनको लाइट कलर में पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और लाइट कलर क्या होता है हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नहीं तो गर्म कपड़ों में डार्क कलर पहनेंगे तो वो हीट को और एब्जॉर्ब करेंगे, इससे हम लोगों को बहुत गर्मी लगेगी। तो ये हम लोगों को क्या एक फीलिंग देते हैं किसी कूलनेस की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्या कपड़े होते हैं हर सीज़न में। सीज़न जैसे गर्मी का सीज़न आ गया तो हाफ पैंट्स आ गए, हाफ टी शर्ट्स आ गई, और ठंडी का आ गया तो फुल पैंट फुल टी शर्ट्स। तो इस टाइप का क्या यहाँ पर सिस्टम रहता है। इन विंटर में क्या होता है कि आप लोगों को हम लोगों को जब ठंडी महसूस होती है घर के अंदर, तो हम लोगों को क्या सन नहीं आता, तो हम लोग तब भी क्या हम लोग वार्म फील करते हैं, वो अपने कपड़ों की वजह से करते हैं। और समर में जब हम लोगों को गर्मी लगती है घर के अंदर भी, तब क्या तब वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, जब तब भी क्या कोई ऑब्जेक्ट होता है वो गर्म या ठंडा हो जाता है। यानी कि समझ लीजिए ऐसे कि जैसे आपका घर है और ठंडी का मौसम मौसम चल रहा है, तो क्या होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट रखा होगा आपके घर में वो ठंडा हो जाएगा, और अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट आपके घर में रखा होगा तो वो क्या गर्म हो जाएगा। तो ये है इनकी बात। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हॉट एंड कोल्ड। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some object you use commonly in table 3.1. Mark this object as hot or no or cold. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. Sorry. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कभी भी गर्म ऑब्जेक्ट को हम लोगों को नहीं छूना। हम लोग पहले अपना टॉपिक कवर करते हैं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड वाइल आर cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects. But is our sense of touch reliable? Let us find out. तो यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक टेबल दी गई हुई है। इस टेबल में हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें गर्म है और कौन सी चीज़ें ठंडी है। तो ये सब हम लोगों को बता देना है। और फिर एक चीज़ कहा गया, कॉशन दिया गया यहाँ पे, प्रिकॉशन ये है कि जब भी हम लोग कोई भी कैंडल को ले रहे हो या उसकी फ्लेम ले रहे हो
या फिर गैस स्टोव चला रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है कि बहुत ही केयरफुल तरीके से इसको साथ ऑपरेट करना है, क्योंकि इससे हमारा हाथ भी जल सकता है। गर्म चीज़ों को हम लोगों को बिल्कुल भी आसानी से नहीं छू लेना है, इससे हम लोगों को क्या गर्म लग सकता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.1, इससे हम लोग एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। टेक 3 small tubes container, label them as A, B and C. Put cold water in container A and hot water in container B. Mix cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and right hand in container B. After keeping the hand in the two containers for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both the hands get the same feelings? Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch. Is hot or sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. Then how do we find out hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको 3 कंटेनर ले लेने हैं। 3 कंटेनर में क्या होगा कि आपको तीनों में से क्या सबका नाम लिख देना है, A, B एंड C। ए में गर्म पानी डालना है, बी में ठंडा पानी डालना है और सी में उन गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स करके डालना है। फिर उसके बाद एक हाथ आपको गर्म पानी में डालना है और एक हाथ ठंडे पानी में डालना है। फिर उसके बाद आपको हाथ निकाल करके दोनों हाथ सी कंटेनर में डाल देना है जिसमें ठंडा पानी दोनों मिक्स हो रखा है, नॉर्मल पानी। तब क्या होगा कि आपको जो फीलिंग होगी वो आपको बिल्कुल सेम आएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये तो हम लोग टच करके छू सकते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि जैसे समझ लीजिए जो लावा होता है उसका हम लोगों को क्या टेम्परेचर नापना है, मतलब कि देखना कि वो गर्म है कि ठंडा है। तो उसमें तो हम लोग हाथ लगाएंगे ही नहीं, है ना। हाथ लगाएंगे तो हम लोगों का तो हाथ जल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों को कुछ चीज़ों का टेम्परेचर नापना है, वो गर्म है कि ठंडा है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, उसकी हॉटनेस को मेज़र करने के लिए एक टर्म बनाई गई है जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर से हम लोग देख सकते हैं। और टेम्परेचर किससे नापा जाता है, उसको नापा जाता है थर्मोमीटर से। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि अब टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 3.2. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale, indicate by degree Celsius. A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनसे क्या हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। और ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं ये भी क्या बहुत टाइप के आते हैं। अब जैसे कि अगर बात करें हम लोग सबसे छोटा, यानी कि जो सबसे जो सबसे थर्मोमीटर की परिवार में जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है जो कि हम लोग किसी का क्या फीवर ईवर नापने के लिए आते हैं। यानी कि ये सबसे कॉमन थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स के पास होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पतली सी क्या होती है, एक नैरो सी यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है और एक लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यानी कि एक लंबी होती है और पतली होती है और इसमें ग्लास ट्यूब होता है, सॉरी,
जिससे क्या पता चलता है, इसका टेम्परेचर पता चलता है कि इसका टेम्परेचर कहाँ पर गया है। फिर इसके एंड में क्या एक मर्क्यूरी होती है, जो क्या जैसे गर्मी होती है तो वो क्या वो वहाँ पहुँचती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता चलता है कहाँ पर क्या कितना टेम्परेचर हो रखा है। ये टेम्परेचर ज़्यादा नापने के लिए तो नहीं होता, बस खाली ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ये नाप सकता है। तो ये तो हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। अब हम लोग इधर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा रीडिंग अ थर्मोमीटर, कि उसको रीड कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट between the two bigger marks. Also note down the number of divisions shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Then one small division can read 1 by 2 is equals to 0.2 degrees Celsius. Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. The jerk will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place a bulb on the thermometer. On a thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit degrees Celsius. What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. Let us try to ensure Paheli that there is nothing wrong with her. Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 degrees Celsius. हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों को थर्मोमीटर को नापना हो तो उससे पहले, मतलब कि अगर हम लोगों को थर्मोमीटर को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या करने होंगे। तो देखिए, थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को उसके अंदर जितने भी डिविजन्स है वो हम लोगों को क्या देख लेने होंगे। जैसे कि अगर एक नंबर से लेकर के दूसरे नंबर के बीच में 5 डिविजन्स है, तो इसका मतलब है कि अगर वो उनके बीच में आता है तो इसका मतलब है 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मतलब है। अब हम लोग इसको क्या इस्तेमाल करने से कैसे इस्तेमाल करा जाता है, तो पहले तो हम लोगों को एक क्या ले लेना है, थर्मोमीटर ले लेना है। फिर उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके अच्छे से साफ कर लेना है। फिर उसके बाद क्या उसको जर्क करना है। जर्क करना है मतलब कि जैसे आप पेन से लिखते हो, फिर पेन की इंक नहीं चल रही होती, मतलब कि पेन अच्छे से नहीं वर्क कर रहा होता है, तो हम लोग कैसे ऐसे पेन को उठा करके एकदम ऐसे झटकते हैं ना हाथ से, तो वैसे ही क्या हम लोगों को अपने इस थर्मामीटर को भी ऐसे झटकना है। जिससे क्या होगा, ये जो थर्मोमीटर है इसका ये जो मरकरी होता है वो 35 डिग्री, मतलब कि मरकरी इसका थोड़ा नीचे चला जाएगा। और आपको ये देख लेना है कि इसका जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए। फिर इसको क्या करना है, आपको अपनी टंग के नीचे रख लेना है और इसको क्या थोड़े 2 से 3 मिनट तक के रख के रहना है। फिर उसके बाद ये क्या आपका टेम्परेचर बता देगा, और ये आपका टेम्परेचर बताएगा डिग्री सेल्सियस में। अब हम लोग को जानते होंगे कि ह्यूमस का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, लेकिन ये क्या डिग्री सेल्सियस में बताएगा। और ये जो हमारा डिग्री सेल्सियस है ये कितना बताएगा, ये हमारा होना चाहिए खाली 37 डिग्री सेल्सियस। ये ह्यूमन का क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हाँ फ्रेंड्स, इससे मेरे को एक बात और याद आ गई है, वो आपके लिए या कोई आपका फ्रेंड बोल रहा हो तो उसके लिए। जैसे कि अगर कोई आपके पास आके बोले कि भाई मेरे को तो फीवर आ गया था, ये 104 डिग्री सेल्सियस बुखार था मेरा, तो उससे कहना भाई तुम गलत कह रहे हो, तुमको 104 डिग्री सेल्सियस नहीं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तुम्हारा टेम्परेचर था। फ़ारेनहाइट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 104 डिग्री सेल्सियस बोलेगा तो 104 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। 104 और 100 डिग्री सेल्सियस में जो पानी होता है वो उबलने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो अभी जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक का जा रहा है, और उसकी बॉडी का 104 डिग्री, यानी कि इसमें तो इंसान मर ही जाएगा। ठीक है,
तो इतना नहीं होता, उसका क्या होगा, उसका फ़ारेनहाइट कहा जाता है। जैसे 104 डिग्री सेल्सियस नहीं, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर ऐसा कहा जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसको बाद में लोग इग्नोर करते हैं, फिर बाद में अपना मजाक बनवाते हैं। तो अभी आपसे इसमें ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है, 6th क्लास से जब से हम लोग ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसमें 2 ही बच्चे हैं, एक पहेली और एक है बूझो। तो एक बार हम लोग इन्हीं को स्टार्ट कर लेते हैं फिर से पहेली को। तो यहाँ पहेली है, इसका क्वेश्चन है कि पहेली ने अपना टेम्परेचर, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया उसी तरीके से पहेली ने ट्राई करा, और उसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस आ ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या कोई दिक्कत हो सकती है पहेली के साथ? तो चलो फिर अब हम लोग उसको एक्टिविटी 3.3 से बताएंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, तो क्या है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10 विद आ clinical thermometer. Record your observation as in table 3.2. Is the body temperature of every person 37 degrees Celsius? The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. That is the reason that this thermometer has the range 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बताते हैं। तो देखो, पहेली जो थी उसका क्या 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आया था। तो अब हम लोग पहेली को क्या एक सुझाव दे रहे हैं कि पहेली को क्या करना है, उसी थर्मोमीटर से अपने 10 फ्रेंड का क्या टेम्परेचर नापना है। उसी क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपने 10 फ्रेंड्स का टेम्परेचर नापना है। और फिर क्या होगा कि फिर ऑब्जर्व करना है कि आप तुम्हारे जो 10 फ्रेंड है, पहेली के जो 10 फ्रेंड थे, क्या उन 10 फ्रेंड के 10 लोगों के जो टेम्परेचर है वो क्या 37 डिग्री सेल्सियस आया? नहीं, इतना नहीं होगा। कुछ लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और कुछ लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया क्योंकि जब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को बनाया गया और जब इसका ट्रायल किया गया, इसको इस्तेमाल करा गया, एक्सपेरिमेंट करे गए, तो इसमें ये सामने आया स्टडी में कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्दी पीपल्स हैं उनमें अधिकतर 37 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। जो हेल्दी पीपल्स हैं उनमें क्या अधिकतर 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर आ रहा है। और तो इसका मतलब यही नहीं है कि सारे ह्यूमंस का क्या 37 डिग्री टेम्परेचर होगा और जिनका इनसे कम है उनका तबीयत खराब होगी, ऐसी बात नहीं है। जो जो ह्यूमंस हैं उसका क्या होता है कि ह्यूमन का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जिस वजह से जो रेंज है, मतलब कि इसी वजह से जो शक्ति है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, वो इतनी ही बनाई गई है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सके। ठीक, और जो ह्यूमंस होता है उनका भी टेम्परेचर इतने ही तक का ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टाइप का थर्मोमीटर था, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट थर्मोमीटर है वो है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लैब में ही इस्तेमाल होता है, तो इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally -10 degrees Celsius to 110 degree Celsius. Also, as you did in the
case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे एक और थर्मोमीटर है जिस थर्मोमीटर का नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर में ये होता है कि ये थर्मोमीटर जो है वो लैब यूज में ही आता है और इसकी जो क्षमता है वो है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक का क्या ये टेम्परेचर को नाप सकता है। और इसको क्या करना होता है कि ये लैब में इस्तेमाल होता है। अब ये इस्तेमाल कैसे होता है वो हम लोग एक्टिविटी 3.4 से सीखेंगे। Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water, but does not but does not touch the button or the side of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. Note the reading. This is the temperature of water at that time. Compare the temperature of water recorded by each student in the class. Are are there any variation in the reading? Discuss the possible reason. Let us try to answer this questions. तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या एक टैप वाटर ले लेना एक बीकर में या एक मग में और फिर थर्मोमीटर को क्या पूरा डिप कर देना है। उसका जो उसका बल्ब होता है वो क्या वो वाटर डज नॉट टच द बॉटम, यानी कि जो वाटर होता है मतलब कि जो उसका बल्ब होता है वो क्या पानी को एकदम बॉटम को टच ना करना पाएगा, यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया उसको नहीं टच कर पाए, बाकी पानी में रहे थोड़ा ऊपर रहे सरफेस से। फिर क्या होगा कि उसको थोड़ी देर के लिए वर्टिकली होल्ड करे रहें, फिर उसमें क्या मरकरी का मूवमेंट होगा उस थर्मोमीटर में, और जो मरकरी होगी वो क्या वो बिकम्स स्टडी, यानी कि फिर बढ़ने लगेगी फिर रुक जाएगी आकर के। फिर जैसे ना रुके उस टेम्परेचर को क्या आप लोगों को क्या रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है इसमें जो वेरिएशन होगी वो आप लोगों को देखना है। फिर यहाँ पे क्या एक और एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 3.5। इससे क्या होगा, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe in a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? What is the use of the king? It prevent mercury level from falling on its own। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या एक बीकर ले लेना, उसमें क्या बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी डालने के बाद क्या करना है आप लोगों को उसी में अपना जो थर्मामीटर है उसको डिप कर देना है। उसको डिप करने के बाद क्या थोड़ी देर बाद क्या आप देखेंगे कि उसमें जो मरकरी का जो मूवमेंट है वो होगा और उसको आपको क्या बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेना है। फिर इसमें एक बात आती है कि हम लोग ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को क्या अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मरकरी होता है वो हमारे मुंह में आ सकता है, और इसका मरकरी अगर हमारे मुंह में आ गया तो हम लोगों को बचने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कि मरने से कोई नहीं रोक सकता, बचने का तो कोई चांस ही नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या वो तुरंत खत्म हो जाएंगे, मतलब कि तुरंत मर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए मतलब कि इसके लिए क्या करना हम लोगों को, जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वो हम लोग को इस्तेमाल करनी क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें क्या एक किंक होती है, ये KINK किंक होती है, ये देखिए
कि आपको थर्मोमीटर में थोड़े पहाड़ जैसी चीज़ लग रही है, इसी को क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। जो कि जो मरकरी होता है ना, इसको अपने मतलब कि इसको बाहर निकलने नहीं देता है, और बाकी सब चीज़ों में किंक नहीं होता। इसलिए क्या करना है हम लोगों को, क्लिनिकल थर्मोमीटर ही क्या इस्तेमाल करना है। आजकल तो ये सब डिजिटल थर्मोमीटर भी आ गए। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। इससे भी क्या टेम्परेचर हम लोग अपना नाप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensils. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings, so you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. In fact, in all cases, the heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let us इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, कि जब आप लोग देखते होगे आपके घर में क्या फ्राइंग पैन में कुछ खाना बन रहा होता है, और आपके फ्राइंग पैन में जो स्टैंड होता है वहाँ पे प्लास्टिक या लकड़ी नहीं लगी हुई है, वो खाली एक मेटल की रॉड गई हुई है, तो वो क्या, वो मेटल की रॉड भी क्या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसका मतलब होता है कि हीट ट्रांसफ़र हो गई है उस मेटल की रॉड में। तो ऐसा क्यों होता है, तो अब हम लोग क्या उसके बारे में पढ़ेंगे अपनी एक्टिविटी 3.6 में। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on a rod. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between breaks. Now heat the other end of the rod. Observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begins to fall? Which piece falls? Which piece falls the first? Do you think the heat is transfer from the end nearest to the flame to the other end? The process by which heat is transferred from the hotter end to colder end of an object is known as कंडक्शन। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को क्या करना है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है इसको समझना है। आपको दो ईंटें ले लेना है, दो ईंटों के बीच में क्या कर लेना है, मतलब कि आपको एक स्केल ले लेनी है और दो ईंटें ले लेनी है और एक कैंडल ले लेनी है। ये है आपकी सामग्री। फिर क्या करना है, ये जो स्केल है इसके ऊपर क्या कर लेना है, आपको थोड़ी वैक्स लगा देनी है। वैक्स लगाने के बाद ये स्केल को क्या दोनों ईंटों के बीच में रख देना है। फिर स्केल को क्या जला देना है, किसकी तरफ से, एक एंड यानी कि स्केल के एक एंड की तरफ से। फिर जैसे जलाएंगे तो उसके साइड वाला क्या जल्दी पिघलेगा, उसके बाद धीरे से पिघलेगा, फिर धीरे धीरे पिघलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से आग लगाई है उसके तुरंत नियरेस्ट से सबसे पहले क्या निकलती है, आग निकलती, मतलब कि सबसे पहले वहाँ पे हीट पहुँचती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। इसी को क्या कंडक्शन कहा जाता है। हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली? You must have So you must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wood handle. Can you lift a hot pan by holding it from the end without getting hurt? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या हीट को इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। और आपको क्या करना है कि आपको एक मेटालिक पैन ले लेना है मेटल का, फिर उसका हैंडल से जो वुडन होता है उसको हटा देना है, ठीक है। और हटाने के बाद क्या करना है, फिर उसको होल्ड करना है। तो क्या आपको आसानी हो रही है उसको उठाने में, या फिर उसमें वुडन लगी हो या और प्लास्टिक लगा हो तब उठाने में ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा क्या मतलब कि ईजी लग रहा है जिसमें आपको चोट ना लगे। तो ये तो आप सभी को पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है।
हम लोगों को प्लास्टिक या वुड वाला ज़्यादा मतलब कि वो हार्म नहीं करेगा, मेटालिक हम लोगों को हार्म कर देगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्टिविटी 3.7 की तरफ, देखते हैं ये क्या हमें बता रही है। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil, and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 3.3. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For example, aluminium, iron, and copper. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. The water and air are poor conductor of heat. Then how does that heat transfer take place in these substances? Let us find out. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को वही पुरानी बात कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कंडक्टर तो हम लोगों को पता है, अब हम लोगों को पढ़ना है कि हीट के कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं। तो हीट के कंडक्टर्स होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे क्या मैग्नीशियम, ये सब किसके होते हैं, ये सारे हीट के कंडक्टर्स होते हैं। आप इंसुलेटर्स कौन होते हैं, वाटर, एयर, ये वुड, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, ये सब पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स होते हैं हीट के। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी 3.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क इन इफ फ्लास्क इज नॉट if flask is not available, a beaker can be used. Fill it to third with water. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the side moves down towards the source of heat. This water also gets hot and rise and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना, एक फ्लास्क या फिर ये जो बीकर है इतना बड़ा सा ये ले लेना है, ट्राईपॉड ले लेना है, इसके नीचे बर्नर लगा करके आग जला देनी है। आग जलाने के बाद क्या करना है, इसमें हम लोगों को थोड़े से क्रिस्टल या परमैंगनेट डाल देना है, फिर हीट करना है। उसके बाद ये जो मैजिकल चीज़ होगी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। इस पर क्या होता है कि जो स्मॉल सब्सटेंस होते हैं ये क्या लिक्विड्स में आकर के मिलने लगते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो हीट होती है वो ट्रैवल कर जाती है एयर में, यानी कि वाटर से डायरेक्ट एयर में चली जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, स्मोक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना हम लोगों को क्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो है, एक्टिविटी 3.9 पर है। Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कैंडल ले लेनी है, कैंडल के बगल में एक हाथ रखना है और कैंडल के ऊपर आपको क्या एक हाथ रख लेना है। उसके बाद ये आपको बताना है कि आपके किस हाथ में ज़्यादा गर्मी लग रही है, यानी कि आपका हाथ कौन सा साइड का आपका हाथ
जल रहा है। तो आपका आंसर होगा भाई टॉप वाला हाथ बहुत तेज से जल रहा है। वो क्यों जल रहा है? वो इसलिए जल रहा है क्योंकि जो आग जल रही है इसकी जो स्टीम है वो डायरेक्ट ऊपर जो जा रही है। और जो आपको ये बता दूं, गर्म पानी, अगर आपसे पूछा जाए गर्म पानी या फिर स्टीम आपको ज़्यादा जलाएगी या फिर गर्म पानी, तो आपका आंसर होगा स्टीम, क्योंकि स्टीम जो होती है वो हमारे स्किन में नहीं जलती। स्किन स्टीम जो होती है वो डायरेक्ट हमारे जो हाथ होते हैं इनके पोर्स के अंदर घुस जाती है और वहां जाकर के हम लोग को डैमेज देती है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए जो स्टीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। हम लोगों को क्या स्टीम से बच के रहना चाहिए। जैसे रोटी खाते थे ना, रोटी के बीच से अचानक से स्टीम निकलती हुआ, वो होती है स्टीम, गर्म हवा। द पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरिया experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. The air from the sea is called sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? If it cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the अर्थ एंड द सन। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों को समझना है लैंड ब्रीज और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होती है? तो यहाँ पे ये है इसका मतलब कि देखिए, लैंड ब्रीज मतलब कि वो हवा जो लैंड से समुद्र की तरफ जा रही है, और सी ब्रीज मतलब कि जो हवा समुद्र से लैंड की तरफ आ रही है। अब हम लोग बिल्कुल इसको अच्छे से समझते हैं। देखो क्या होता है। दिन का समय होता है, सूरज ऊपर होता है और जो गर्मी होती है बहुत, तो इससे क्या होता है कि जो समुद्र है और जो हमारी लैंड है, इसकी वजह से जो हमारे लैंड है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जो हमारा पानी वो धीरे धीरे गर्म हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि लैंड तो गर्म हो गया और सी जो है वो थोड़ा सा ठंडा है लैंड के मुताबिक। तो समुद्र से ठंडी हवा लैंड की तरफ आती है। तो दिन के समय ठंडी ठंडी हवा समुद्र से आती है लैंड की तरफ, और रात को क्या होता है कि जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है। तो जो लैंड है उससे ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज सी ब्रीज कहते हैं। फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, यानी कि सन से जब हीट उन लोगों को पहुंचती है लैंड ब्रीज सी ब्रीज के पास, तो वो क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है हमारा रेडिएशन। फ्रॉम द एक फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन द लैंड एंड द सीज गेट हीट। तो इसका ये मतलब है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट कैन टेक, अरे यार ये, it can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by the we get heat by the process of hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to surrounding by radiation. Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation. All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increase due to the absorbed part of the body. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun?
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो दिन के समय क्या होता है, मतलब कि जो ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, यानी कि जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे बगल से क्या हीट निकलती। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर हीट आ जाती है, फिर जब बाद में जब ठंडा मौसम होता है तो उनसे क्या हीट बाहर की तरफ निकलती है। और हम लोगों को क्या गर्मियों में क्या करना पड़ता है, अम्ब्रेला पहन के जाना पड़ता है, अम्ब्रेला को लगा करके जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी के जो टॉपिक है वो डिलीटेड है, ये न्यू बुक में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।